चैनल नाम नहीं है। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स क्या होते हैं, उनके मेरिट्स क्या हैं एंड इनके लिमिटेशंस क्या हैं। गाइस इस चैनल पे हम जितने भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर्स आर एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। यानी डिबेंचर्स क्या चीज़ है जिससे कि हम लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल रेज कर सकते हैं। यानी अगर हमें लंबे समय के लिए कैपिटल यानी पैसा चाहिए तो हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। जैसे 8 साल, 9 साल, 10 साल। अ कंपनी कैन रेज फंड्स थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स विच पेयर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी कंपनी को फंड्स यानी पैसे चाहिए तो डिबेंचर्स इशू कर दो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है इसमें कि यहाँ फ़िक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी जितना ब्याज आपका है वो फिक्स्ड होता है, वो देना ही देना है आपको फिक्स्ड, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। द डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज़ एन एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी, जब कोई भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो इट हैज़ बोरोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। क्यों बोरो करती है? क्योंकि उसने क्या करना होता है, कुछ पैसा बोरो करना होता है यानी उधार में उठाना होता है। ठीक है, तो डिबेंचर का मतलब ही यही है, पैसा उधार में उठाना है। विच इट प्रोमिस टू पे एट अ फ्यूचर डेट, जिसे कि आप प्रॉमिस करते हो कि आप उसे फ्यूचर में रीपे कर दोगे यानी वापस कर दोगे। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए डिबेंचर्स के थ्रू रेज किया है तो आपको भविष्य में उन्हें वापस करना है जिन लोगों से लिया है पैसा। डिबेंचर होल्डर्स आर देयरफॉर टर्म्ड एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। इसलिए जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं यानी जिन लोगों ने हमारे डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं उनको कंपनी के क्रेडिटर्स कहा जाता है। क्रेडिटर्स क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनसे पैसा उधार उठाया और उन्हें वापस करना है। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड अ फिक्स स्टेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड इंटरवल से 6 मंथ्स और 1 ईयर। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारे डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं उनको आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। भाई जो फिक्स है 5%, 4%, 3% जो भी है आपको वो देना ही पड़ेगा। स्पेसिफाइड इंटरवल्स का मतलब है यहाँ पे जो टाइम आपने फिक्स करा हुआ है कि हर 3 महीने में, हर 6 महीने में या हर साल जैसे भी है, वो उस टाइम पे आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स रिक्वायर्स दैट द इशू बी रेटेड बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाइक CRISIL। अब जब आप पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करते हो और उनसे पैसे मांगते हो डिबेंचर्स इशू करके, तो इसके लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक जो है आपको रेटिंग दी जाएगी। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपको रेटिंग देती है, जैसे 10 में से 10, 10 में से 9, 10 में से 8 ऐसे करके। तो जितनी ज़्यादा रेटिंग ये आपको देती है ना, इसका मतलब होता है कि आप बहुत बढ़िया इंसान और बहुत बढ़िया आपकी कंपनी है, आप लोगों के पैसे वापस कर दोगे, हमें विश्वास है आप पे। और लोगों को भी कहती है कि तुम में विश्वास करो, ये बढ़िया इंसान है। जितनी कम रेटिंग होती जाती है इसका मतलब है कि भाई फ्रॉड आदमी हो, तुम्हारा पैसा डूब सकता है। ठीक है, तो ये एजेंसी है जो रेटिंग्स देती है। अब ये किस बिहाफ पे क्या क्या बताती है? ऑन एस्पेक्ट्स लाइक ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी का पूरा रिकॉर्ड ट्रैक करती है, पिछला आज तक का जो कंपनी करती आ रही है। कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्या नहीं कमा रही है, कैसे, ठीक है, कमा भी रही है कुछ क्या नहीं। डेट सर्विसिंग कैपेसिटी, कि क्या कंपनी इस लायक है कि वो आपका डेट यानी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने उधार में उठाए लोगों से या फिर ब्याज है वो आप दे सकते हो, कैपेबल हो। क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है कि भाई वही बात है कि आप उधार चुका सकते हो, आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस अच्छी है। एंड द परसीव्ड रिस्क ऑफ लेंडिंग, यानी अगर आप किसी से पैसा लेते हो, कोई आपको उधार पैसा देता है तो रिस्क कितना है, ऐसा तो नहीं है आपको पैसा देने में रिस्क है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें बताती है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, कोई भी कंपनी कई सारे टाइप के डिवेंचर्स इशू कर सकती है। Issue of zero interest debentures which do not carry any explicit rate of interest has also become popular in recent year। आजकल क्या है, ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। इसमें जो है आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है, तभी ज़ीरो इंटरेस्ट बोला गया है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं देना है इसमें। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर एंड इट्स परचेज प्राइस इज द रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब सोचो कि ब्याज नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा? ये फ़ायदा है कि जो आपकी फेस वैल्यू है और जो आपकी परचेज़ प्राइस है उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो आपको मिल जाता है। यानी अगर आप एक इन्वेस्टर हैं,
पैसा दे रहे हैं किसी कंपनी को उसके डिबेंचर्स खरीद के, तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा, जो फेस वैल्यू है और जो परचेज वैल्यू है। जैसे कि आपने 90 रुपये में ख़रीद लिया, ठीक है, तो भविष्य में उसकी परचेज वैल्यू है जैसे कि 90 रुपये, आपने 90 रुपये में ख़रीद लिया, तो आपने जैसे कि जितने भी सालों के लिए ख़रीदा उतने साल बाद आपको उसके बदले 100 रुपये मिल जाएंगे, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये। तो यहाँ पे जब बीच का 10 रुपये हो गया ना, वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो ब्याज तो आपको मिलने से रहा नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि 0% इंटरेस्ट है। आपको यहाँ रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न क्या होगा, फेस वैल्यू और परचेज वैल्यू में डिफरेंस, यानी जितने का डिवेंचर आपने ख़रीदा है उससे कुछ बढ़ चढ़ के ही मिलेंगे आपको पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बढ़ चढ़ के पैसे मिलेंगे वो आपका फ़ायदा हो जाएगा। मेरिट्स क्या हैं इसके फ़ायदे, देखो सबसे पहला है इट इज़ प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड इनकम विद लेस रिस्क। सो ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए ठीक है जो बोलते हैं अभी हमें रिस्क नहीं लेना, हमें फिक्स्ड इनकम चाहिए, हम रिस्क नहीं झेल सकते। सेकेंड पॉइंट, डिबेंचर्स आर फिक्स्ड चार्ज फंड्स एंड डो नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अब जो आपके डिबेंचर्स है वो फिक्स चार्ज फंड्स है, यानी भाई फिक्स इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा आपको, लेकिन इनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है बीच में, ठीक है। प्रॉफिट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कुछ नहीं। राइट, देखो इसमें क्या लिखा है, द इशू ऑफ डिबेंचर्स इज सुटेबल इन द सिचुएशन व्हेन द सेल्स एंड अर्निंग्स आर रिलेटिवली स्टेबल। सो हमें डिबेंचर्स कब इशू करने चाहिए, कब हमारे लिए सूटेबल रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, जब हमारी जो सेल्स है, हमारी अर्निंग्स है, जो हमारी मतलब कमाई है वो स्टेबल रहती है, ऊपर नीचे नहीं होती है, एक मतलब फिक्स्ड आ रही है। ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो यार कमाई ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, और आराम से आप इंटरेस्ट दे देंगे, ब्याज दे देंगे। लेकिन सपोज़ कमाई आपकी ऐसा होता है कि बार बार कम हो जाती है, तो उस केस में कैसे ब्याज दिया जाएगा, है ना, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे स्टेबल इनकम होती है तो बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट, एज डिबेंचर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर्स डज नॉट डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन मैनेजमेंट। सो डिबेंचर्स जो हैं, यानी जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, वोट देने का कोई अधिकार नहीं मिलता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, कुछ भी बोलने का हक नहीं है। सो अगर हम डिबेंचर्स के थ्रू फाइनेंसिंग करते हैं, यानी पैसा रेज करते हैं, सो इससे क्या होता है, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल पूरा रहता है, मतलब ख़त्म नहीं होता है कंट्रोल, या बटता नहीं है किसी में। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल है वो उन्हीं के हाथ में रहता है, डिबेंचर शेयर होल्डर्स का कोई लेना देना नहीं है किसी भी डिसीजन में। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर्स इज़ लेस कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और इक्विटी कैपिटल एज द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स इज टैक्स डिडक्टिबल। अब देखो अगर हम डिबेंचर्स के थ्रू फाइनेंसिंग यानी पैसा रेज करते हैं तो हमें कम कॉस्टली यानी खर्चा इसमें कम लगता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या इक्विटी से कंपेयर करें तो, यानी अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करें, तो वो हमें थोड़े से मुकाबले डिबेंचर्स के महंगे पड़ते हैं, डिबेंचर्स थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि डिबेंचर्स पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो टैक्स उस पर नहीं देना पड़ता हमको, यानी जो डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट आप ब्याज दे रहे हो उस पर टैक्स नहीं देना। लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में डिविडेंड भी दोगे आप अपने शेयर होल्डर्स को और साथ में उस पर टैक्स भी दोगे, तो डबल पैसा जा रहा है, यहाँ पे टैक्स भी जा रहा है और उनको डिविडेंड भी जा रहा है। लेकिन इंटरेस्ट के केस में, डिबेंचर्स के केस में सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है, टैक्स अपना नहीं जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, देखो लिमिटेशंस क्या हैं, अब इसकी लिमिटेशंस आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका, एज फिक्स्ड चार्ज इंस्ट्रूमेंट्स डिबेंचर्स पुट अ परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग ऑफ अ कंपनी। अब क्या है, इसमें फिक्स चार्ज है, यानी फिक्स इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को देना ही देना पड़ता है, तो एक बोझ सा हो जाता है, बर्डन हो जाता है कंपनी की अर्निंग्स पे कि भाई हमें देना ही देना है ब्याज, चाहे आपका लॉस भी क्यों ना हो, आपको ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। लेकिन शेयर होल्डर्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना भी दो तो भी चल जाता है अगर आपको लॉस हुआ है तो, लेकिन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क व्हेन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी फ्लक्चुएट। तो रिस्क हमें कब होता है, जब हमारी अर्निंग्स फ्लक्चुएट होती है, यानी कम ज़्यादा अर्निंग हो रही है तब बहुत दिक्कत आती है, यार ज़्यादा अर्निंग में तो मैनेज हो जाएगा, कम अर्निंग्स में कहाँ से ब्याज देंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट, in case of redeemable debentures the company has to make provisions for prepayment on the specified date even during the periods of financial difficulty। सपोज़ हमारे डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं, यानी हमें जो है एक पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर जो स्पेसिफाइड डेट लिखी हुई है आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसके अंदर, उस डेट पे आपको वो डिबेंचर का पैसा वापस करना है। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनसे, जैसे कि 10 लाख सपोज़ ब्याज पे आपने पैसा उठाया है, तो वो पैसा जो है
वापस करना है जो भी, जैसे कि सपोज़ आपने बोला 8 साल बाद हम पैसा वापस कर देंगे, तो 8 साल बाद वो पैसा वापस करना ही पड़ेगा। तो इस केस में क्या है, आपको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। प्रोविज़न यानी थोड़ा सा पैसा आपको सेव करके रखना पड़ेगा साइड में। क्यों? क्योंकि आपको पैसा सारा रीपे करना है, एक ना एक दिन कभी वापस करना है। तो अचानक से इतना अमाउंट में पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए आप प्रोविज़न करेंगे, साइड में थोड़ा बचा के रखेंगे। चाहे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी ही क्यों ना हो, यानी चाहे आपको कितना घाटा हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपको थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ठीक 8 साल बाद ये पैसा मुझे वापस करना है। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट, ईच कंपनी हैज़ सर्टेन बोरोइंग कैपेसिटी। विद द इशू ऑफ डिबेंचर्स द कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी टू फर्दर बोरो रिड्यूसेस। अब भाई चाहे कोई भी कंपनी हो, उसकी एक बोरोइंग कैपेसिटी होती है, यानी एक लोन लेने की भी एक क्षमता होती है, कितना हम लोन ले सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आप 1 करोड़ लोन ले लो, ठीक है आप लोन ले लोगे, लेकिन उसका ब्याज भी तो देना है भाई, है ना। वो कैसे दोगे, बहुत सारी कंडीशंस होती है उनको, वो कैसे पूरी करोगे। तो डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हम फर्दर बोरो यानी और अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो हम बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को पता है भाई अपने को फिक्स्ड ब्याज देना ही देना है। तो हम उधार पे उधार उधार पे उधार उधार पे उधार उठाए जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि इंटरेस्ट देना है हर महीने, और इंटरेस्ट देने के बाद फिर ये भी सोचना है हमें कि भाई अपने को ये पैसा भी वापस करना है। इतना सब सोचने के बाद कि हम दोबारा से लोन ले पाएंगे, कि भाई एक और लोन सा ले लो, मतलब डिवेंचर भी एक तरह से ये हो गया ना, किसी से उधार ले लिया है ना पैसा और ब्याज दो उस पर। तो भाई डबल डबल दिमाग में बैठा रहेगा कि भाई ये डिवेंचर सब इशू करे थे, फिर इशू कर दिए, फिर लोन ले लिया, इतना सारा ब्याज कहाँ से देंगे, दिमाग में यही सब खिचड़ी चलती रहेगी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना ये सब मैनेज करना।